कि निम्न सेल के ईएमएफ की गणना करना है, यानी विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की गणना करनी है, जहां जिंक आयन यानी जो जिंक का इलेक्ट्रोड है उसकी मोलर सांद्रता दिया हुआ है 1 m Cu2+, इसकी भी सांद्रता कितना दिया हुआ है 1 मोलर /Cu है, जबकि E0 Zn2+/Zn का जो इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है -0.76 वोल्ट दिया हुआ है, और कॉपर इलेक्ट्रोड यानी Cu2+/Cu की क्या होती है इलेक्ट्रोड विभव क्या दिया हुआ है 0.34 वोल्ट दिया हुआ है। तो देखिए आपको इसमें क्या किया है, जिंक आयन की मोलर सांद्रता भी और कॉपर आयन की मोलर सांद्रता भी दिया हुआ है, और साथ में जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का भी मान दिया हुआ है। हमने इसके पहले वाले क्वेश्चंस में बताया था कि जब दोनों दिया हो, इलेक्ट्रोड विभव का भी मान दिया हो और मोलर सांद्रता का भी मान दिया हो, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, नॉट्स इक्वेशन को यूज करते हैं ईएमएफ निकालने के लिए, जिसके लिए आपको फार्मूला बताया गया था ईएमएफ या ई सेल भी कहा जाता है, इक्वल टू होता है E0 सेल -0.0591 अपान में होता है n, और उसके बाद से होता log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपान में होता है कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। इस फार्मूले का यूज करके हम क्या करते हैं, जब मोलर सांद्रता दिया हो और साथ में क्या दिया हो इलेक्ट्रोड विभव का मान दिया हो कैथोड और एनोड का, तो हम इस वाले फार्मूले का यूज करके हम किसी भी सेल की क्या निकालते हैं, विद्युत वाहक बल की गणना करते हैं। अब सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले जो रिएक्शन दिया हुआ है उस रिएक्शन के आधार पे हमको पता करना होगा कि कौन कैथोड है और कौन एनोड है। कैसे पता चलेगा कौन एनोड है, जिस पे ऑक्सीकरण होगा एनोड है और जिस पर क्या होगा अपचयन होगा कैथोड है। तो यदि हम लिखते हैं तो देखिए ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो ये लेफ्ट साइड रहेगा Zn प्लस Cu2+ इक्वल टू, देखिए राइट साइड में है Zn2+ प्लस Cu। देखिए जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है बाबू, जिंक आयन में, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, पृथक हो रहा है, यानी इस पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीडेशन की हो रही है। ऑक्सीडेशन माने ऑक्सीकरण, क्या होता है ऑक्सीकरण किस पे होता है बाबू, एनोड पे। तो जो जिंक का इलेक्ट्रोड है वो कैसा बिहेव कर रहा है, एनोड के समान। अब कॉपर देखिए किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर आयन कन्वर्ट हो रही है कॉपर धातु में, यानी ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, तो इस पे हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब अपचयन, क्या होता है अपचयन, और अपचयन किस पे होती है बाबू, कैथोड पे। किस पे होती है, कैथोड पे। अब हमको पता चल गया कि ये जो जिंक का इलेक्ट्रोड है ये एनोड है और ये हमारा कैथोड है। और चूंकि आपको पता है फार्मूले में दिया E0 सेल, और E0 सेल आपको क्या है, अगर ज्ञात करने के लिए एक और फार्मूला बताया गया था कि E0 सेल इक्वल टू क्या होता है बाबू, E0 कैथोड माइनस, बोलो E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, इसके बराबर ये होता है। और चूंकि इसकी वैल्यू नहीं दिया है इसलिए हम इसके जगह पे क्या पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे, तो आपका ईएमएफ इक्वल टू फार्मूला क्या बन जाएगा, E0 कैथोड माइनस में होगा E0 एनोड, और फिर माइनस 0.0591 अपान में होगा n, और यहाँ पे हो जाएगा log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपान में क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। फार्मूला हमारा बन गया। सबसे पहले अभी हमें n की भी गणना करनी पड़ेगी, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, देखिए जिंक किस में कन्वर्ट हो रही है, जिंक आयन में, तो कितने इलेक्ट्रॉन पृथक कर रही है, 2, इसीलिए जिंक के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, 2, इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज था, 2, यानी कॉपर आयन पहले से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण की थी, जैसे ही जिंक त्यागी थी, जैसे ही जिंक आयन अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकालती है उसे ग्रहण करके किसमें कन्वर्ट हो जाती है, कॉपर धातु में। तो टोटल इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन इसमें कितने को देखने को मिल रहा है, 2 की। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस वाले क्वेश्चन में, 2। वैल्यू पुट करिए। ई कैथोड कौन है, कैथोड है आपका कॉपर, कौन है जी, कैथोड कौन है कॉपर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी +0.34, फिर फार्मूले में माइनस है, और माइनस फिर देखिए क्या है, जिंक के इलेक्ट्रोड विभव में है, तो -0.76 माइनस 0.0591, n की वैल्यू कितना रखोगे 2, कितना रखोगे 2, फिर लॉग बेस को हटा दीजिए, इसकी मोलर सांद्रता एनोड की कितनी दे रही है, एनोड कौन है जिंक है ना, जिंक की मोलर सांद्रता कितनी है 1 है, और कैथोड की भी मोलर सांद्रता कितनी है कॉपर की 1 है, ठीक है। अब आप देखिए क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +0.34, प्लस में हो जाएगा 0.76, ठीक है, माइनस आप देखो ये कितनी बार में कट जाएगा, 1 टाइम में, कितनी टाइम में कट जाएगा 1 टाइम में, इसे काट लो, 2 1 जा 2, और यहाँ पे हो जाएगा का 0.02 119 हो जाएगा, 18 1 बचेगा 1155, इतनी टाइम में कट जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 0.0591 इंटू में हो जाएगा log 1, चूंकि
अच्छा हाँ, देखो इसको क्या कर दिया, काट दिया गया, तो ये हो गया 0.02955 इंटू में आ जाएगा log 1, क्या आ जाएगा log 1, चूंकि log 1 इक्वल टू होता है 0, क्या होता है, तो जब वैल्यू पुट करोगे तो इसको आप क्या कर लो, ऐड कर लो, 6 4 होता है 10, 1 बचेगा, 7 3 10 और 1 11, 2 अंक के बाद दशमलव था लगा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, अंक के बाद 0 है तो इसका मतलब खत्म हो जाएगा, तो ये 1.1 वोल्ट हो जाएगा, माइनस आपका ये हो जाएगा 0.02955 और log 1 की वैल्यू रख देंगे 0, तो जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो EMF इक्वल टू कितना बच जाएगा 1.1 वोल्ट। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना हम लोग को सेल। यहाँ पे जो सेल होगी SHELL होगी। सेल जो होते हैं 3 प्रकार के, लिख लो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होगा वो होगी आपकी प्राथमिक सेल, इंग्लिश में से क्या कहोगे, प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल। दूसरा होगा आपका द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल जिसे कहोगे सेकेंडरी सेल, और तीसरा आपका होगा ईंधन सेल जिसे कहते हैं फ्यूल सेल। और इसमें पहली आपकी हेडिंग हो जाएगी प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल। तो देखो सेल कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। कौन कौन से सेल होंगे, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल और ईंधन सेल। प्राथमिक सेल क्या होती है, यह प्राथमिक सेल ऐसा उपकरण या युक्ति होती है जो केवल एक बार प्रयोग में ली जाती है। किसमें ली जाती है, केवल एक बार ही प्रयोग में ली जा सकती है। फिर अगर एक बार डिस्चार्ज हो गई तो पुनः इसे चार्ज नहीं किया जा सकता है। प्राथमिक सेलों को एक बार यूज कर लेने के बाद से अगर वो डिस्चार्ज हो जाती हैं तो फिर उन सेलों का प्रयोग नहीं हो पाता है, वह सेल क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, यानी खराब हो जाते हैं। फिर उनको हमको क्या करना पड़ता है, फेंक देना पड़ता है। जैसे हम जो टार्च में सेल यूज करते हैं, रेडियो में जो यूज करते हैं, दीवार की घड़ी में जो सेल यूज करते हैं, एक बार यूज करने के बाद हमको क्या करना पड़ता है, फेंकना पड़ता है। फिर से इसका आवेशन नहीं हो पाता है, यानी एक बार निरावेशित हो जाएंगे, इनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और इसमें जो 2 सेल आती हैं, एक शुष्क सेल होती है, एक पारद सेल होती है। कितने सेल होते हैं, 2, एक शुष्क सेल ड्राई सेल और एक आपकी पारद सेल होती है। पारद सेल घड़ी के वॉच में जो लगती है सेल छोटी वाली, उसे पारद सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पारद सेल कहा जाता है। और जो दीवार की घड़ी में, उसका यूज कहाँ करते हैं, हाथ की घड़ी में करते हैं। और जो हमारी शुष्क सेल होती है, रिमोट में यूज की जाती है, टार्च में यूज की जाती है, दीवार की घड़ी में यूज की जाती है। तो इसमें हम लिखेंगे क्या कि प्राथमिक सेल ऐसी उपकरण या युक्ति होती है जिसका केवल हम क्या करते हैं, एक बार उपयोग करते हैं। एक बार निरावेशित हो जाने के बाद पुनः इसका आवेशन नहीं कर सकते, यानी ये पुनः चार्ज नहीं होती है। और जब चार्ज नहीं होगी तो वो नष्ट हो जाएगी। नष्ट हो जाती है तो उसको हमको क्या करना पड़ता है, फेंकना पड़ता है। कौन कौन सी इसमें सेल आती है, एक तो शुष्क सेल आएगी और दूसरा कौन आएगी, पारद सेल आएगी। कौन आएगी, पारद सेल आएगी। लिखिएगा उसमें प्राथमिक सेल, प्राथमिक या युक्ति होती है जिसका केवल एक बार प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह सेल निरावेशित को इंग्लिश में कहेंगे डिस्चार्ज हो जाने पर
पुनः इसका आवेशन चार्जिंग नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल इसमें क्या आएगा? इसमें एग्जाम्पल आपका होगा शुष्क सेल, जिसे कहते हैं ड्राई सेल, व पारद सेल। पारद सेल को इंग्लिश में कहा जाता है मरकरी सेल। अब इसमें आपको एग्जाम्पल डालना होगा। पहला शुष्क सेल, ड्राई सेल। लिख लेना लैक लॉन्से सेल। या ड्राई सेल क्या होती है? इसे लैक लॉन्से सेल भी कहा जाता है। तो वह आप घर में ऐसा सेल लेकर आए होंगे जिस पर रेड कलर की कैप लगी रहती है, जिसे तोड़कर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो उसमें जब आप क्या होंगे, कभी जीवन में तोड़े होंगे, तो बीच में एक कार्बन की आपको छड़ दिखाई देती है। किसकी दिखाई देती है? कार्बन की छड़ होती है। और कार्बन की छड़ जो होती है, और इसमें भरा क्या होता है? पेस्ट। पेस्ट जो काला वाला मिलता है वो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का होता है। किसका होता है? अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड के मिश्रण का वो पेस्ट होता है, जो इसमें क्या करता है? विद्युत अपघट्य के रूप में कार्य करता है। और इस कापर की छड़ के चारों तरफ क्या होती है? मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन के चूड़ क्या होते हैं? चिपके होते हैं। और मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन के चूड़ और कार्बन की छड़ सभी मिलकर ये किसके समान बिहेव करते हैं? कैथोड के समान। कैसा बिहेव करते हैं? कैथोड के समान। और जो ये सारा जो आपकी ये जो कैथोड होती है, और ये जो क्या होती है? विद्युत अपघट्य पेस्ट होती है, जिस कवर में भरी होती है, निचवा जो आपको क्या करता है? एक विशेष प्रकार की क्या होती है? सिक्के के समान संरचना दिखाई देती है, वह होती है जिंक। क्या होती है? जिंक का सिक्का होता है। और पूरा कवर जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है? जिंक की बनी होती है। और जिंक का जो कप होता है किसके समान लैक लॉन्से सेल में बिहेव करता है? एनोड के समान। फिर रिपीट कर रहा है कि जो ये लैक लॉन्से सेल होती है, ये जिंक का उसमें कप होता है, जो क्या होता है? एनोड के समान बिहेव करती है। और इसके सेंटर में क्या होती है? कार्बन की छड़ लगी होती है, जिसपे चिपके क्या होते हैं? मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन के चूड़ क्या होते हैं? चिपके होते हैं। जो ये आपकी कार्बन की छड़ होती है किसके समान बिहेव करने लगती है? कैथोड के समान। और इस कप के भीतर क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का मिश्रण भरा होता है। वह मिश्रण जो होता है वह कैसे बिहेव करता है? विद्युत अपघट्य के समान। कैसे बिहेव करता है? विद्युत अपघट्य के समान। अब इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो देखो, एनोड जो होता है, इसमें एनोड कौन होता है? जिंक का कप होता है। कप को हम क्या करेंगे? पात्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पात्र कह सकते हैं। कैथोड कौन होता है बाबू इसमें? तो कैथोड आपकी होती है कार्बन की छड़ प्लस MnO2 प्लस कार्बन चूड़। ये सब किसके समान बिहेव करता है? कैथोड के समान। अब विद्युत अपघट्य इसमें कौन भरा होता है? तो विद्युत अपघट्य आपका होता है NH4Cl प्लस ZnCl2 का पेस्ट। ठीक है। अब इस सेल में अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं? ध्यान देंगे। अभिक्रियाएं, सेल में अभिक्रियाएं कौन कौन सी होंगी? तो सबसे पहले एनोड पे कौन सी अभिक्रिया होती है बाबू? एनोड पे होता है आपका ऑक्सीकरण। क्या होता है? जिसमें जिंक किसमें कन्वर्ट हो जाती है? जिंक आयन में। और जब जिंक आयन में कन्वर्ट होती है तो कितना इलेक्ट्रॉन निकालती है? 2 ठे। फिर कैथोड पे क्या अभिक्रिया होती है? ध्यान देंगे। कैथोड पे जब आप जाओगे तो इसमें MnO2 जो होता है, MnO2 इसमें से NH4, जब ये विद्युत अपघट्य टूटता है तो टूटता है NH4 प्लस प्लस Cl माइनस में। तो इस NH4 प्लस से रिएक्ट करता है, और जो इससे निकले हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे ग्रहण करता है। ये कन्वर्ट हो जाता है आपका MnOOH प्लस। ध्यान दें, यहां से अमोनिया गैस बाहर होती है। कौन सी गैस बाहर होगी? एक HO के साथ किसमें कन्वर्ट हो गया है? OH में। और बचे हुए NH3 जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद ये NH3 किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? अमोनिया गैस में।
किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, अमोनिया गैस में। अब देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे, 2। इसने NH4 पे कितना पॉजिटिव चार्ज था, 1 थे, इसलिए कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 1। कितना ग्रहण किया, 1। इसलिए इस दोनों साइड के इलेक्ट्रॉनों को इक्वल करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुल रिएक्शन प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो जाएंगे, ये 2, ये भी कितने हैं, 2, दोनों अपोजिट दिशा में हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड लिख लेंगे, राइट साइड वाले को राइट साइड लिख लेंगे। तो जब लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा Zn, प्लस में आपका हो जाएगा MnO2, प्लस हो जाएगा आपका NH, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 MnO2, प्लस हो जाएगा 2 NH4 पे पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू वो आपका हो जाएगा Zn पे 2 प्लस ये हो जाएगा 2 MnO, अब ब्रैकेट में आपका हो जाएगा OH, प्लस हो जाएगी 2 NH3, क्या हो जाएगी 2 NH3। ये आपकी सेल में होने वाली कुल अभिक्रिया होती है। और इस अभिक्रिया के होने के कारण ही इस सेल से क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वो टोटल होती है 1.1 वोल्ट की। कितनी होती है, 1.1 वोल्ट की। फिर रिपीट कर रहे हैं कि लैक्लांसे सेल में जो एनोड होती है वो कौन होती है, जिंक का कप होती है या पात्र होती है। कैथोड के समान कौन बिहेव करता है, कॉपर की छड़, मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण। और इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में क्या भरा होता है, NH4Cl प्लस ZnCl2 यानी अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है। क्या होता है, पेस्ट भरा होता है। अब यह जब सारी चीजें एक पात्र में हो जाती है तो इनमें अब क्या होती है, स्वतः रिडॉक्स अभिक्रिया होने लगती है, जिससे एनोड पर क्या होता है, जिंक जो होता है किसमें कन्वर्ट होने लगता है, जिंक आयन के रूप में। किसमें, जिंक आयन के रूप में, जिससे जिंक का एक परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, 2। कैथोड पर क्या होती है कि जो ये मैग्नीज ऑक्साइड होता है या जब अमोनियम क्लोराइड टूटता है तो ये टूटता है NH4+Cl- में, तो NH4+ से रिएक्ट करता है और इसके द्वारा डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ग्रहण करके ये अपचयित हो जाता है किसमें, MnOOH में। किसमें, MnOOH में। अब प्लस यहां से एक ये निकल जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाती है अमोनिया गैस में। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अमोनिया गैस बनाकर बाहर निकल जाती है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे और नीचे एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ रही है, तो इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन को इक्वल करने के लिए हमने इसमें क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया। तो दोनों तरफ अपोजिट दिशा में होने के कारण ये क्या हो गए, एक दूसरे से कैंसिल हो गए। अब हमने क्या किया कि लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड लिख लिया, राइट साइड वाले को राइट साइड लिख लिया। तो ये हो गया Zn, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 MnO2, प्लस ये हो जाएगा 2 NH4+, ये कैंसिल हो गया है, इक्वल टू Zn2 प्लस 2 MnOOH, प्लस ये क्या आ जाएगी 2 NH3। तो ये कुल अभिक्रिया प्राप्त होती है जो किसमें होती है, लैक्लांसे सेल में होती है। और इस अभिक्रिया के कारण ही क्या होती है, इस सेल से क्या निकलती है, 1.1 वोल्ट की क्या होती है, हमको विभवांतर स्थापित होती है, जिसका यूज हम किसमें करते हैं, टार्च के रूप में कर लेते हैं, रिमोट में करते हैं, और इसके अलावा दीवार की घड़ी में करते हैं। इनका यूज कहां करते हैं, लैक्लांसे सेल का, टार्च में। इस तरह की सेल देखे हैं ना, उनका यूज कहां करते हैं, टार्च में, रेडियो में, दीवार की घड़ी में, ठीक है, रिमोट में, आदि जगहों पे इसका हम क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। ठीक है, नोट करें। प्राथमिक सेल में ड्राई सेल या शुष्क सेल पढ़े थे, उसका हमने कल भी बताया था कि जो क्या होती है, विभव वो उत्पन्न करती है सेल, वह 1.1 वोल्ट का होता है तथा उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, टार्च में, रिमोट में, घड़ी, जो दीवार की घड़ियां होती हैं उनमें जो सेल यूज किए जाते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, ड्राई सेल होते हैं। क्या होते हैं, ड्राई सेल होते हैं। अब कह रहा है दूसरा जो हमारा प्राथमिक सेल में आता है वो होती है पारद या मरकरी सेल। पारद या मरकरी सेल, आप पारद या मरकरी सेल को देखे होंगे, जो हाथ की घड़ी में लगाई जाती है, छोटी वाली जो गोल वाली आती है उसे पारद या मरकरी सेल कहा जाता है। अगर पारद या मरकरी सेल के बारे में अगर आपको एग्जाम में लिखना होगा तो सबसे पहले आपको फिगर याद होगा। अगर फिगर याद होगा तो आप आसानी से लिख लेंगे। इसमें आपका एनोड है कौन, तो इसमें एनोड के रूप में पाया जाता है कौन, जिंक अमलगम। कौन पाया जाता है, जिंक अमलगम होती है। कौन होती है, जिंक अमलगम होती है। तथा इसमें यदि कैथोड की बात की जाए तो कैथोड जो होता है वह होता है आपका कौन, तब मरकरी ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट होता है, HgO प्लस कार्बन पेस्ट होती है, जो कि किस रूप में कार्य करती है, कैथोड के रूप में कार्य करती है। विद्युत अपघट्य क्या इसमें भरा गया है, तो विद्युत अपघट्य के रूप में इसमें पाया जाता है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक ऑक्साइड का पेस्ट, जो कि किस रूप में कार्य करती है, इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में कार्य करती है। अब इस सेल में अभिक्रिया कौन कौन सी होती है, तो देखें अभिक्रियाएं जिसके कारण इसमें विभव जो उत्पन्न होगा 1.35 वोल्ट का उत्पन्न होगा। सबसे पहले एनोड पर, एनोड पर कौन सा अभिक्रिया होगा, ऑक्सीकरण होगा। कौन सा होगा,
तो इसमें सबसे पहले जो आपकी क्या होगी, जिंक होगी, जिंक अमलगम। ये जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टूटता है तो बाबू टूटता है K++OH- में। किसमें टूटता है? K++OH- में। तो वहां से जब दो पोटेशियम के अणु टूटेंगे तो 2OH- जो बनेंगे हाइड्रोक्सिल आयन के दो अणु, उससे रिएक्ट करेगी और ये कन्वर्ट हो जाएगी जिंक ऑक्साइड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? और यहां से आपको मरकरी यानी Hg को प्लस, यहां से 2 OH में से एक O तो जिंक के साथ चला गया, बचा हुआ है एक O और 2 OH आपस में अभिक्रिया करके बना लेंगे H2O। क्या बनाएंगे? H2O। और क्या होगा, यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए थे, इन 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया जाएगा। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, इसलिए अभिक्रिया कैसी होगी? ऑक्सीडेशन होगी। कैसी होगी? और ऑक्सीडेशन हमेशा किस पे होती है? एनोड पे होती है। कहां होती है? एनोड पे होती है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो आपकी एनोड होती है जिंक अमलगम, ये जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टूटता है तो K++OH- में टूटता है। तो जब इसके दो मॉलिक्यूल्स टूटेंगे तो ये बनाएंगे 2K++2OH-। इस 2OH- से रिएक्ट कौन करती है? जिंक अमलगम। जब रिएक्ट करती है तो जिंक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना लेती है, मरकरी को यहां से क्या करती है, मतलब रिमूव करती है, और यहां से एक O निकल जाता है तो यहां बच जाता है एक O और 2 OH, जो आपस में मिलकर क्या बना लेता है? H2O। क्या बना लेता है? जैसे H2O बनता है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण किए थे वो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या आ जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं, यानी इसको त्याग देती है। त्यागती है तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। फिर कैथोड पे क्या अभिक्रिया होती है? तो कैथोड पे आपको जो रिएक्शन देखने को मिलेगा उसमें आपका जो क्या होती है? HgO होती है, यानी मरकरी ऑक्साइड जो होती है वह इसके द्वारा बनाए गए जल और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है। और जब ग्रहण करती है तो इसमें कौन सा अभिक्रिया हो जाती है? रिडक्शन की अभिक्रिया होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है। जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, ये कन्वर्ट हो जाती है Hg में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? Hg में। और यह O जैसे ही मिलता है तो 2 OH हो जाने के कारण ये 2OH- बना देता है। क्या बना देता है? 2OH-। ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। तो ये कैथोड पे अभिक्रिया होती है। यदि आप इस सेल में कुल अभिक्रिया निकालेंगे, कुल रिएक्शन देखेंगे, तो कुल रिएक्शन में आप जब आओगे तो ध्यान दो, जो क्या है अपोजिट दिशा में इक्वल हम एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है और ये राइट साइड में है। फिर देखो OH- राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। राइट साइड में है, राइट साइड में, तो दोनों क्या आ जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या इसमें? एक तो बचेगा आपका जिंक अमलगम यानी ZnHg, प्लस आपका इस लेफ्ट साइड में क्या बच जाएगा? मरकरी ऑक्साइड, और जो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? जिंक ऑक्साइड, प्लस 1 और 1 2 क्या बना देंगे? मरकरी के मालिक एटम को बाहर करेंगे। और क्या बच रहा है इसमें? कुछ नहीं बच रहा है ना। तो देखिए इस सेल में होता क्या है कि इस सेल में आपकी जो अभिक्रिया होने के बाद से विद्युत अपघट्य की सांद्रता में ना तो कोई परिवर्तन होता है, विद्युत अपघट्य की सांद्रता में ना तो परिवर्तन होता है और ना ही कोई आयंस प्राप्त होती है। क्या होती है? ना ही कोई आयंस प्राप्त होती है। इसलिए इस सेल का विभव हमेशा स्थिर होता है। इस सेल का विभव हमेशा स्थिर होता है, और इसलिए इस सेलों का जो यूज होता है, तो ये सेल जिस दिन स्टार्टिंग में जितना विभव उत्पन्न करती हैं उतना ही विभव अंत में भी यूज करती हैं। आप देखे होंगे कि सेल जो होती है घड़ी की, घड़ी चलती रहती है और ऑटोमेटिक एक ही बार बंद हो जाती है। ऐसा नहीं है कि घड़ी इस सेल के तरह की क्या होगी, पहले खूब ज्यादा लेट होगी, लेट होने के बाद से कुछ दिन के बाद बंद होगी। जो हमारे ड्राई सेल जिस सेल घड़ियों में लगाते हैं उसमें पहले देखना जब सेल समाप्त होती है तो घड़ी की टाइमिंग बिगड़ जाती है, और जो उसकी क्या होती है सुइयां होती हैं वो चलती रहती हैं, क्योंकि उसका धीरे धीरे विभव जब गिरेगा तो सुई की चाल जो होगी वो स्पीड कम हो जाती है। कम हो जाने के कारण हमारी क्या हो जाती है? टाइमिंग गलत हो जाती है। लेकिन घड़ी की जो सेल होती है जब बंद होती है तो ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। क्या हो जाती है? ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। घड़ी की सुई कार्य करना बंद कर देती है। उसका मुख्य कारण होता है कि जो पारद सेल होती है, और पारद सेल में जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, रिडॉक्स अभिक्रिया, तो रिडॉक्स अभिक्रिया होने के बाद से जो हमारा क्या होता है, जो भी अभिकारक या विद्युत अपघट्य की सांद्रता होती है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, और ना ही इस अभिक्रिया के अंत में हमको किसी प्रकार के आयंस प्राप्त होते हैं। तो ना ही जब हमको आयन मिलेंगे और ना ही क्या होता है विद्युत अपघट्य पदार्थों की सांद्रता में कोई परिवर्तन होगा, तो उस सेलों का जो विभव होता है वो हमेशा स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर होता है। और इस सेल के द्वारा उत्पन्न विभव जो होती है 1.35 वोल्ट की होती है। कितनी होती है? 1.35 वोल्ट की होती है। और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? हाथ की घड़ी में, स्वर्ण यंत्र में। स्वर्ण यंत्र मतलब कान, जिससे कान से सुनने में क्या होती है दिक्कत आती है, उनके लिए एक मशीन आती है जिसको लगा लेने से हमको आसानी से क्या होती है दूसरे की बातें सुनाई देती हैं, तो उसे स्वर्ण यंत्र कहा जाता है। उसमें इन सेलों का क्या करते हैं? हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अब नीचे अगर आपको लिखना होता है क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे
इस सेल का विभव 1.35 वोल्ट होता है, जिसका हाथ की घड़ी कमा स्वर्ण यंत्र आदि में किया जाता है। इस सेल का विभव हमेशा स्थिर होता है, क्योंकि इस सेल में विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है और न ही कोई आयन प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यह हमारी पारद या मरकरी सेल थी। जो आपकी द्वितीयक सेल या क्या होती है, संचायक सेल होती है, यह सेल रिचार्जेबल होती है, मतलब इसे बार बार हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। और जब इस सेल को हम बार बार चार्ज करेंगे तो इसका उपयोग भी हम क्या कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं। तो ऐसे उपकरण या युक्ति या सेल जिनको हम क्या कर सकते हो, बार बार आवेशित कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आवेशित कर सकते हो या उसका आवेशन कर सकते हो, तथा उसको बार बार अपने दैनिक जीवन में क्या कर सकते हो, प्रयोग में ला सकते हो। तो ऐसे सेलों को कहा जाता है द्वितीयक सेल या संचायक सेल। क्या होता है, द्वितीयक सेल या संचायक सेल। क्या लिखेंगे इसमें, लिखेंगे ऐसे उपकरण या सेल जिसका प्रयोग बार बार किया जाता है क्योंकि यह सेल चार्जेबल यानी पुनः आवेशन वाली होती है। अतः इसे द्वितीयक या संचायक सेल कहते हैं, सीसा संचायक सेल, लेड स्टोरेज सेल, कि ऐसे सेल या ऐसे उपकरण जिसका बार बार हम प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात उनको बार बार चार्ज किया जा सकता है, बार बार उनका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। ऐसे सेलों को हम द्वितीयक सेल या संचायक सेल कहते हैं। संचायक सेल जो होती है वो सीसा संचायक सेल होती है। घर में हमारे जो क्या होती है, बैटरियां लगी होती है इन्वर्टर की, वो सारी बैटरियों को कहा जाता है संचायक सेल, और सब के सब होती है सीसा संचायक सेल, क्योंकि उसमें लेड की क्या होती है, एनोड लगी होती है, और लेड ऑक्साइड की क्या लगी होती है, कैथोड लगी होती है। और लेड को ही सीसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीसा कहा जाता है। इसलिए घर में या बड़े वाहनों में
यूज होने वाली जो बैटरियां होती हैं उन बैटरियों को हम क्या कहते हैं, सीसा संचायक सेल या स्टोरेज सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोरेज सेल कहते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल में कल कुछ चर्चा हुई थी जिसमें बताया गया था कि ऐसे सेल जिनका हम बार बार प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक सेल कहते हैं। और ये सेल जो होती हैं वो कैसी होती हैं, चार्जेबल होती हैं। जब वो डिस्चार्ज हो जाती है उसे पुनः चार्ज कर लिया जाता है और चार्ज करके पुनः उसका हम क्या कर लेते हैं, प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर लेते हैं। जो द्वितीयक सेल होती है उसका एग्जाम्पल होता है सीसा संचायक सेल। क्या होता है, सीसा संचायक सेल या लेड स्टोरेज सेल। इस सेल में होता क्या है कि प्लास्टिक या रबड़ की पात्र होती है जिसमें बहुत सारे प्लेट लगे होते हैं। ये प्लेट जो बनते हैं चूंकि लेड का बना होता है और लेड ऑक्साइड का बना होता है, इसलिए इसे लेड स्टोरेज सेल या सीसा संचायक सेल के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें अगर पात्र में, तो इसमें जितने भी आपको दिख रहा है जो लेड होता है, इस लेड का एनोड होता है। और चूंकि गैल्वेनिक सेल है तो एनोड कैसा होगा, निगेटिव चार्ज होता है। और जो आपकी और तीन जो आपको क्या दिख रही है, इसमें इलेक्ट्रोड या प्लेट दिख रही है, वो PbO2 में भरा हुआ पीबी का ग्रिड भरा होता है। इसमें PbO2 का बना होता है, इसमें पीबी का ग्रिड भरा होता है। वो किसके समान बिहेव करती है, कैथोड के समान। अब गैल्वेनिक सेल है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होती है। और विद्युत अपघट्य के रूप में इसमें सल्फ्यूरिक एसिड भरा गया होता है, जिसकी परसेंटेज कितनी होती है, 38%। बाकी 62% उसमें बैटरी वाटर हम जो मार्केट से खरीदते हैं उस बैटरी वाटर को भरा गया होता है। 62% उसकी मात्रा होती है, 38% उसमें क्या होती है, H2SO4 होती है। अब इस बैटरी को यानी जो लेड स्टोरेज सेल होती है, इसका हम प्रयोग अपने घर में इन्वर्टर के रूप में या बड़े वाहनों में बैटरी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें एक जो क्या होती है, इलेक्ट्रोड होती है, वो 2 वोल्ट की होती है। तो जितने वोल्ट की आपको बैटरी बनानी होती है उतना उसमें हम क्या करते हैं, प्लेट डालते हैं या इलेक्ट्रोड डालते हैं, किसके, पीबी और PbO2 के। ठीक है, एक इसमें जो हमारी क्या होती है, प्लेट होती है, वो कितने वोल्ट की होती है, 2 वोल्ट की। और जितना वोल्ट को हमको क्या बनाना पड़ता है, बनाना होता है, लेड स्टोरेज सेल बनाना होता है, उतना उसके भीतर हम क्या डाल देते हैं, प्लेट डाल देते हैं। किसके बने हुए, पीबी और PbO2 के बने हुए प्लेट को। और जितना प्लेट डालेंगे उसके 2 गुना हमको क्या प्राप्त होगी, विद्युत धारा प्राप्त होगी। यानी उसका विभव क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। जैसे अगर 12 वोल्ट का बनाना होगा तो कितने हमको प्लेट डालने पड़ेंगे, 6, 24 के लिए 12। अब इसको अगर इसके बारे में अगर आपको लिखना होगा लेड स्टोरेज सेल के बारे में, तो सबसे पहले इसमें एनोड कौन है, तो एनोड है इसमें आपका पीबी। कौन है, कैथोड कौन है, कैथोड आपका है PbO2 में भरा पीबी का ग्रिड। ठीक है, और विद्युत अपघट्य कौन है इसमें, तो विद्युत अपघट्य के रूप में इसमें आपको ने बैटरी एसिड को मिलाया है। और कितना परसेंट मिलाया है, तो 38%। H2SO4 मिलाया गया है और कितना परसेंट है ये, 38% है। ठीक है, अब इसमें आपको अभिक्रियाओं को दिखाना होगा कि इसमें अभिक्रियाएं कैसी होती हैं। अभिक्रियाएं, तो इसमें 2 प्रकार की अभिक्रिया आपको दिखानी पड़ेगी। एक जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी और दूसरा जब बैटरी चार्ज होगी। तो सबसे पहले हम डिस्चार्ज वाले को दिखाएंगे, तो उसको लिखेंगे निरावेशन के समय। निरावेशन के समय कि जब बैटरी हमारी क्या होती है, डिस्चार्ज होती है, यानी चार्ज हो रहती है, हम इसको यूज करते हैं, धीरे धीरे वो डिस्चार्ज होनी स्टार्ट हो जाती है। और जब डिस्चार्ज होती है तो इसके भीतर कौन कौन सी क्या होती है, अभिक्रिया होती है। एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो इसके भीतर क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले एनोड पर अभिक्रिया। तो जब एनोड पे अभिक्रिया लिखेंगे तो इसमें देखिए होता क्या है, H2SO4 टूटेगा किसमें बाबू, H2H प्लस किसमें टूटेगा, 2H प्लस, अब प्लस SO4 पे 2 माइनस में किसमें टूटेगा, 2H प्लस, हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन के रूप में। तो इसमें जो पीबी होगा, क्योंकि यह लेड है, धातु होता है, तो सॉलिड अवस्था में होगा और यह SO4 से अभिक्रिया करेगा और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, PbSO4 में कन्वर्ट होगा। जैसे PbSO4 में कन्वर्ट होगा, इसके द्वारा ग्रहण किए 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, यहां से पृथक हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। क्योंकि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। क्या कहेंगे, और आपको पता है कि गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीकरण की क्रिया कहां होती है, एनोड पे। फिर कैथोड पे अभिक्रिया, कैथोड पर अभिक्रिया। कैथोड पे क्या होता है
कि जो PbO2 होता है, PbO2 सल्फ्यूरिक एसिड का एक अणु टूटा था तो एक SO4 इससे रिएक्ट किया, और एक और अणु टूटेगा तो कितना कैसे किसमें बदलेगा, 2H प्लस प्लस SO4 में 2 माइनस में। तो इसके SO4 के 2 माइनस से अब प्लस कितना हाइड्रोजन निकल रहा है, 2 2 4H प्लस से, अब प्लस इसके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अब ग्रहण करेगा तो देखिए ये सबसे पहले कन्वर्ट हो जाएगा PbSO4 में, किसमें कन्वर्ट होगा, PbSO4 में। 4 गो H यहाँ से 2 ऑक्सीजन के साथ आप क्रिया करेंगे। देखो 2 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 गो इलेक्ट्रॉन ये है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है हाइड्रोजन के पास, चारों इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेगा, और ग्रहण करके ये 2 ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाता है 2H2O में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 2H2O में। देखिए क्योंकि प्रत्येक H के पास एक एक पॉजिटिव चार्ज था, यानी चारों H क्या किए थे, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे। कंपाउंड बनने से पहले ये दोनों क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कहां से, तो 2 गो इलेक्ट्रॉन तो ये मिल रहा है, और 2 गो सल्फेट जैसे इस Pb से जुड़ेगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और वह इलेक्ट्रॉन भी कौन ग्रहण कर लेगी, हाइड्रोजन एटम। तो इस वाले रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, अपचयन। अपचयन की अभिक्रिया गैल्वेनिक सेल में कहां होती है, कैथोड के ऊपर। अब आपको करना क्या है कि जो दोनों साइड क्या है, कॉमन है, वो आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर और कुछ है, और कुछ नहीं है, कॉमन अब कुछ नहीं है। अब कुल अभिक्रिया यदि आप निकालते हो कि अब जब निरावेशित होती है तो बैटरी के भीतर कुल अभिक्रिया यानी टोटल रिएक्शन क्या होता है, तो देखें Pb सॉलिड प्लस PbO2 प्लस SO4 हो रहा है, 2 थे, 2SO4 पे 2 माइनस प्लस 4H प्लस, तीर का निशान, PbSO4 कितना बन रहा है, 2 थे, 2 PbSO4 प्लस 2H2O। यानी यह कुल रिएक्शन देखने को मिलती है कब, जब बैटरी आपकी डिस्चार्ज होती है, कि जो आपकी लेड और लेड ऑक्साइड होती है सल्फेट आयन और हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लेड सल्फेट में, और क्या कर देती है, जल को बाहर करती है। क्या करती है, जल को बाहर करती है। ये कब इस सेल के भीतर रिएक्शन देखने को मिलेगा, जब बैटरी पहले से चार्ज हो गई थी और उसका हम यूज करना शुरू कर देते हैं और बैटरी धीरे धीरे क्या होती है, डिस्चार्ज होने लगती है, तो उसके भीतर ये रिएक्शन देखने को मिलता है। और जब बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाती है तो उसमें क्या बन जाता है, लेड सल्फेट और जल के अणु बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं, लेड सल्फेट और जल के अणु बन जाते हैं। अब देखिए जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो उसको हम चार्ज करेंगे, तो आवेशन के समय क्या अभिक्रिया होगी, देखें ध्यान से, आवेशन के समय अभिक्रिया, समय केवल समय है तो लिख लेंगे, एट द टाइम ऑफ चार्जिंग, कि जब बैटरी क्या होगी, चार्ज होगी, उस समय क्या होगी, बैटरी के भीतर क्या अभिक्रिया होगी। तो सबसे पहले किस पे देखोगे, एनोड को यहां पलट लो, यहां पे लिखेंगे पहले क्या, कैथोड, कैथोड पर आपको याद करने की यहां जरूरत नहीं पड़ेगी। कैथोड पे आएंगे तो आपको इस वाले रिएक्शन को पहले दिखाना होगा, ठीक है। PbSO4, PbSO4, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, क्योंकि कैथोड है तो अपचयन की क्रिया होगी। जब अपचयन होगा तो यह क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन कर जोड़ रही है यानी अपचयन हो रहा है इसमें, और जब अपचयन होगा तो ये टूट जाता है आपका Pb प्लस SO4 पे 2 माइनस में। किसमें टूट जाती है, SO4 पे 2 माइनस में। ये वाला कैथोड एनोड वाले रिएक्शन को किस पे लिखना है, कैथोड के ऊपर ले जाकर, और इसको उल्टा कर देना है, इसको पहले और इसको बाद में। अब एनोड वाले पर जब आएंगे तो ये वाला रिएक्शन लिखेंगे, लेकिन ये पहले लिखा जाएगा और ये बाद में लिखा जाएगा। लिखेंगे एनोड पर, एनोड पर कौन सी अभिक्रिया देखने को मिलेगी, ध्यान दें, एनोड पे आपको कैथोड वाला लिखना है कि PbSO4 जो होगी यानी लेड सल्फेट जो होगी बने हुए जल के साथ रिएक्ट करेगी 2H2O के साथ, और रिएक्ट करेगी तो ये क्या बनाएगी, PbO2 प्लस SO4 पे 2 माइनस, PbO2 प्लस SO4 पे 2 माइनस, और उसके बाद क्या है 4H प्लस, 4H प्लस, अब प्लस 2E माइनस यहां से निकाल रहा, चूंकि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो ये क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण होगी। क्या होगी, ऑक्सीकरण किस पे होता है, गैल्वेनिक सेल पे, एनोड पे। यहां पे कुल अभिक्रिया यदि निकालेंगे तो फिर वही काम करना है आपको। कुल अभिक्रिया यानी टोटल रिएक्शन आवेशन के समय पे क्या होता है, तो आपको करना क्या है, कॉमन क्या है, इलेक्ट्रॉन हो रही है। कौन कॉमन हो रही है, इलेक्ट्रॉन हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन दाईं साइड की तरफ दिखाई दे रही है, दूसरा इलेक्ट्रॉन बाईं साइड की तरफ, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 PbSO4 प्लस 2H2O, ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, Pb प्लस PbO2 प्लस बनाएंगे 2SO4 पे 2 माइनस 4H प्लस। यानी सिर्फ रिएक्शन को आपको क्या करना है,
अपोजिट करके लिख देना है, वह होगी चार्जिंग के टाइम पर क्रिया। क्या होगी? चार्जिंग के टाइम पर क्रिया। और इस सेल का यूज कहां करते हैं, उपयोग में आएंगे तो इन्वर्टर व बड़े वाहनों में। अगर कोई पूछे कि शीशा संचायक सेल का हम प्रयोग क्या करते हैं, तो घर में इन्वर्टर के रूप में, और बड़े वाहनों में जो बैटरी लगती है, बड़ी बड़ी बैटरियां जो होती है ब्लैक कलर की आती है, वो सब किसकी होती हैं? सब शीशा संचायक सेल होती हैं। याद रखिएगा, नोट एक चीज आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि शीशा संचायक सेल में, शीशा संचायक सेल में एक प्लेट 2 बोल्ट की होती है, 12 बोल्ट का शीशा संचायक सेल बनाने के लिए 6 प्लेट लगाने पड़ते हैं। ठीक है, इस शीशा संचायक में सेल में एक प्लेट जो होती है 2 बोल्ट की होती है। अगर 12 बोल्ट का बनाना होगा तो हमको कितने प्लेट लगाने पड़ेंगे? 6 प्लेट लगाने पड़ेंगे। नोट करिए, ईंधन सेल, फ्यूल सेल, ऐसे सेल या उपकरण जिसमें हम ईंधन जैसे हाइड्रोजन गैस, मीथेन गैस या मेथिल अल्कोहल को जलाकर या उसका दहन करके और सीधे उसे किस में परिवर्तित कर लिया जाता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ऐसे उपकरण या सेल को क्या कहते हैं? ईंधन सेल कहते हैं। ऐसे सेल या ऐसे उपकरण या ऐसी युक्ति जिसमें ईंधन का दहन करके, ईंधन कौन होगा? हाइड्रोजन गैस, मेथेन गैस या मेथिल अल्कोहल का हम दहन करके और सीधे उसे विद्युत ऊर्जा में हम परिवर्तित कर देते हैं, तो उस सेल को हम क्या कहते हैं? ईंधन सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ईंधन सेल कहते हैं। ईंधन सेल जो होती है, इसमें जो इलेक्ट्रोड बने होते हैं वह छिद्रित कार्बन के, और उसमें क्या होता है? प्लेटिनम या पीडी के क्या होते हैं? ऑक्साइड भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? पीडी के ऑक्साइड भरे होते हैं। ईंधन सेलों में इलेक्ट्रोड जो होते हैं छिद्रित कार्बन, और उसमें भरा क्या होता है? प्लेटिनम या पैलेडियम का ऑक्साइड भरा होता है। वह किसके समान बिहेव करता है? वह बिहेव करता है इलेक्ट्रोड के समान। तथा इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड को भरा गया होता है। किसको भरा जाता है? जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड को भरा गया होता है। और इसकी दक्षता जो होती है वह 70% होती है। कितनी होती है? 70% होती है। और ईंधन सेलों का प्रयोग करने से किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। ईंधन सेलों का प्रयोग करने से किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। ईंधन सेल का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। तो इसमें लिखेंगे ऐसे सेल या उपकरण, ऐसे सेल या उपकरण जिसमें ईंधन जैसे हाइड्रोजन गैस, मेथेन गैस या मेथिल अल्कोहल का दहन करके सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित किया जाता है ईंधन सेल कहलाता है। ईंधन सेल कहलाता है। इस सेल में छिद्रित कार्बन, इस सेल में इलेक्ट्रोड
छिद्रित कार्बन व प्लेटिनम या पैलेडियम के ऑक्साइड होते हैं तथा इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में NaOH या KOH का जली विलयन भरा होता है। ईंधन सेलों की दक्षता 70% होती है। 70% होती है। क्या लिखा हमने कि ऐसे सेल या उपकरण जिसमें ईंधन जैसे हाइड्रोजन गैस, मीथेन गैस या मेथिल अल्कोहल को दहन करके और सीधे उसे हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, यानी परिवर्तित कर देते हैं। तो ऐसे सेलों को हम ईंधन सेल कहते हैं। और इस सेल में जो हमारा इलेक्ट्रोड बना होता है वो छिद्रित कार्बन का और उसमें प्लेटिनम या पैलेडियम की ऑक्साइड भरी होती है तथा इस सेल में हम विद्युत अपघट्य के रूप में किसको लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जली विलयन को भरे रहते हैं तथा इस सेल की दक्षता जो होती है यानी इसकी इफिशियंसी जो होती है अर्थात इसकी जो कार्य करने की क्षमता होती है या विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता जो होती है वो कितनी होती है, 70% होती है। कितनी होती है, 70% होती है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल या इसका दूसरा नाम होता है बैकोन सेल। बैकोन सेल की जो ईंधन सेल होती है उसमें एक आपकी ईंधन सेल होती है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल या इसे बैकोन सेल कहते हैं। इसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाम इसलिए रखा गया कि इसमें जो फ्यूल भरा जाता है इस सेल में जो हम ईंधन का दहन करते हैं वह हाइड्रोजन गैस होती है और ऑक्सीजन गैस होती है और इन गैसों को जलाकर इस सेल से डायरेक्ट हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त करते हैं। इसलिए इन सेलों का नाम क्या रख दिया गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल या बैकोन सेल कहते हैं। ध्यान से देखें, जिस पर निगेटिव चार्ज, चूंकि एक प्रकार की ये भी सेल क्या होती है, गैल्वेनिक सेल होती है, इसलिए जिस पर निगेटिव चार्ज होता है उसको उसे हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं और जिससे क्या होती है पॉजिटिव चार्ज होती है वो कैथोड कहते हैं। और जो ये इलेक्ट्रोड बने होते हैं, ये इलेक्ट्रोड किसके बने होते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोड चाहे एनोड हो चाहे कैथोड हो, ये बनते हैं किसके, छिद्रित कार्बन प्लस प्लेटिनम या पैलेडियम ऑक्साइड के बने होते हैं। ठीक है, जिस पर ऑक्सीकरण होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए क्या होती है, एनोड कहलाती है। और जिस पर क्या होती है, अपचयन की क्रिया होती है, उस पर क्या होती है, अपचयन की क्रिया होती है, उसे हम कैथोड कहते हैं और वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो आपके सामने यह सेल बनाया गया है, यह सेल क्या होती है, हाइड्रोजन या क्या होता है, ऑक्सीजन ईंधन सेल कहलाती है। इसलिए किसमें एनोड की तरफ से हाइड्रोजन गैस भरा जाता है और क्या होता है, कैथोड की तरफ से ऑक्सीजन गैस भरा जाता है। हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील गैस होती है, इसलिए जब इतना अधिक ताप पाती है तो ये क्या कर जाती है, बर्न कर जाती है। और ऑक्सीजन क्या होती है कि किसी भी ज्वलनशीलता, किसी भी पदार्थ की ज्वलनशीलता को बढ़ाने का कार्य करती है, किसी भी चीज की ज्वलनशीलता को बढ़ाने का कार्य करती है। यानी कह सकते हो आग लगाने की सहायक गैस जो होती है वो क्या होती है, ऑक्सीजन गैस होती है। विदाउट ऑक्सीजन आग नहीं लग सकता है, या विदाउट ऑक्सीजन किसी प्रकार के पदार्थों का दहन यानी जला उसको आप नहीं पाओगे। तो जब हाइड्रोजन गैस बर्न करती है तो उसको जलने में सहायता कौन प्रदान करती है, ऑक्सीजन गैस। और इन दोनों गैसों के फ्यूल के रूप में इस सेल के भीतर यूज किया जाता है। और इनके दहन से होता क्या है, ये सेल डायरेक्ट क्या करती है, उस ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देती है, विद्युत ऊर्जा में। किसमें कन्वर्ट कर देती है, विद्युत ऊर्जा में। और उस विद्युत ऊर्जा का जो विभव होता है 1 वोल्ट होता है। कितना होता है, 1 वोल्ट होता है। और इस बैकोन सेल का सबसे पहले प्रयोग अपोलो और जेमिनी नामक अंतरिक्ष कार्यक्रम में किया गया था। अपोलो और जेमिनी नामक अंतरिक्ष यान जो गई थी, उस अंतरिक्ष यान में इस सेल का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इस सेल का अंतिम उत्पाद जो होता है वह जल होता है। क्या होता है, जल होता है। और किसी भी पदार्थ का अगर अंतिम उत्पाद जल बनता है तो वह जल क्या होता है, कभी भी किसी प्रकार के प्रदूषण को फैलाता नहीं है। इसलिए जितनी भी ईंधन सेलें होती है वो प्रदूषण मुक्त होती हैं। और इनसे प्राप्त जो जल होता है उसका टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सी।
जिसे ठंडा करके और जो वहां पे साइंटिस्ट वर्क करते हैं वो इनका क्या कर लेते हैं, सेवन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सेवन कर लेते हैं। तो जो हमारी बैकबोन सेल होती है इसमें हमारे इलेक्ट्रोड किसके बने होते हैं, छिद्रित कार्बन प्लस प्लेटिनम या पैलेडियम की ऑक्साइड के बने होते हैं, और दोनों इलेक्ट्रोड इसी के बने होते हैं। बस जिसपे ऑक्सीकरण होता है वो निगेटिव चार्ज हो जाता है, और वो कैसा किसके समान बिहेव करता है, एनोड के समान। और जिस पर पॉजिटिव, जिस पे अपचयन होता है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और किसके समान बिहेव करता है, कैथोड के समान। और कैथोड की तरफ से ऑक्सीजन गैस, एनोड की तरफ से हाइड्रोजन गैस भरी जाती है, और बीच में इसके क्या भरी होती है, विद्युत अपघट्ट के रूप में क्या भरे होते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जली विलयन भरे होते हैं। इसके भीतर का टेम्परेचर कितना होता है, 200 डिग्री सी होता है, और दाब कितना होता है, 30 से 40 वायुमंडलीय या एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इस दाब और ताप पे जैसे ही हाइड्रोजन गैस जलती है, ये सीधे इस गैस के द्वारा जो उष्मी ऊर्जा मिलती है, उस उष्मी ऊर्जा को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं। और इनके द्वारा उत्पन्न जो विभव होता है सेलों के द्वारा वो कितना होता है, 1 वोल्ट होता है। कितना होता है, अंतिम उत्पाद क्या बनता है, जल। क्या बनता है, जल। और इस बने हुए अंतिम उत्पाद जल का टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सी, जिसे ठंडा करके वैज्ञानिक अपने क्या करते हैं, अंतरिक्ष कार्यक्रम में जल की आवश्यकता पड़ती है तो उसका सेवन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सेवन कर लेते हैं। और इस सेल का अंतिम उत्पाद चूंकि जल होता है, इसलिए इस सेल के द्वारा किसी प्रकार की क्या होती है, प्रदूषण उत्पन्न नहीं की जाती है, प्रदूषण उत्पन्न नहीं की जाती है। अब ईंधन को लिखिए, इसमें ईंधन कौन सा यूज कर रहे हैं आप, फ्यूल के रूप में आप क्या लिए हैं, हाइड्रोजन गैस लिए हैं, और वह ऑक्सीजन गैस लिए हैं। क्या लिए हैं, ऑक्सीजन गैस लिए हैं। ठीक है। उसके बाद से इलेक्ट्रोड इसमें आप देख लिख लीजिए, इलेक्ट्रोड। इसमें इलेक्ट्रोड कौन है बाबू, इसमें इलेक्ट्रोड आपका है छिद्रित कार्बन। कौन है, छिद्रित कार्बन प्लस प्लेटिनम या पैलिडियम का ऑक्साइड है, पैलिडियम का ऑक्साइड है। विद्युत अपघट्य इसमें क्या है, विद्युत अपघट्य के रूप में आप इसमें क्या भरे हैं, KOH का जली विलयन, KOH का जली विलयन, जली विलयन। ताप कितना है इस सेल के भीतर का, 200 डिग्री सी है। कितना है, दाब कितना है इस सेल का, 30 से 40 वायुमंडलीय दाब है। ठीक है। इसके बाद से हाइड्रोजन गैस भर किधर से रहे हैं आप, एनोड की ओर से। किधर से, एनोड की ओर से। और ऑक्सीजन गैस किधर से भर रहे हैं फ्यूल के रूप में, कैथोड की ओर से, कैथोड की ओर से। ठीक है। इसके बाद से आप इसमें क्या देखेंगे, कौन कौन से रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोडों पे, तो क्या लिखेंगे, अभिक्रियाएं। क्या लिखेंगे, अभिक्रियाएं, कि एनोड पे कौन सी अभिक्रिया होगी और कैथोड पे कौन सी अभिक्रिया होगी। देखो सबसे पहले एनोड पर किस पे अभिक्रिया देखोगे, एनोड पर। एनोड पे क्या होगा, एनोड से भर क्या रहे हो, हाइड्रोजन गैस ना, लेंगे 2H2। जैसे इसका दहन करोगे ये KOH किसमें टूटेगा बाबू, KOH टूटेगा आपका K प्लस प्लस OH माइनस में। तो जब 4 अणु पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के टूटेंगे तो कितने OH माइनस देंगे, 4 आयन देंगे। तो उस 4 आयन जो होंगे हाइड्रोक्सिल आयन के, उससे ये रिएक्ट करेगा। और जब रिएक्ट करेगा तो बाबू देखिए 4 गो हाइड्रोजन है और 4 गो हाइड्रोक्सिल आयन है। देखो 4 गो हाइड्रोजन का मतलब है 1 2 3 और 4। 4 OH माइनस का मतलब है, 4 OH माइनस का मतलब ये है। ठीक है, ध्यान से देखो, एक H और एक OH आपस में मिलता है तो बनाता है H2O। क्या बनाता है, तो 4 को मिलेगा तो कितना H2O बनाएगा, तो यहां से ये बना लेता है क्या, जब भी क्या होता है, किससे रिएक्ट करता है, 4 हाइड्रोक्सिल आयन से रिएक्ट करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका 4H2O में। जब 4H2O में कन्वर्ट होता है तो इसके द्वारा जो क्या किया गया है, ग्रहण किए गए 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको इस 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, यानी त्याग देता है। तो चूंकि इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पृथक हो रही है, इसलिए यह अभिक्रिया कैसे होगी, ऑक्सीडेशन कहलाएगी। और ऑक्सीडेशन किस पे होता है गैल्वेनिक सेलों में, एनोड के ऊपर। किसके ऊपर होता है, एनोड के ऊपर। अब कैथोड पे कौन सी अभिक्रिया आपको देखने को मिलेगी, ध्यान देंगे, कैथोड पे आपको अभिक्रिया देखने को मिलेगी कि कैथोड पे आपका है कौन, आप ऑक्सीजन गैस भर रहे हो, जो इसमें से O2 है वो यहां से 4 जल के अणु जो बने हैं इसमें से 2 जल के अणु से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। जैसे रिएक्ट करेगा 2 गो जल के अणु से रिएक्ट करेगा, प्लस इसके द्वारा रिलीज किए गए 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है इसलिए इस पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, रिडक्शन यानी अपचयन की अभिक्रिया हो रही है। अपचयन किस पे होता है, कैथोड पे होता है। तो देखिए 2 गो ऑक्सीजन यहाँ है, 2 गो ऑक्सीजन यहाँ, टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए, 4। 4 गो हाइड्रोजन है, ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है 4 ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 4OH माइनस में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 4OH माइनस में। अब जो ये रिएक्शन होती है तो एनोड पे होता है, ये आपका कैथोड पे होता है।
अगर आप सेल का कुल अभिक्रिया देखना चाहते हैं कि सेल में कौन सी कुल टोटल रिएक्शन क्या होती है, तो सेल में टोटल रिएक्शन करने के लिए हमने क्या कहा था कि कैथोड और एनोड के रिएक्शन को आपको क्या करना होता है, आपस में जोड़ना होता है। और जब जोड़ते हैं तो जो कॉमन चीजें होती है वो क्या हो जाती है, विपरीत दिशा में होती है तो कैंसिल हो जाती है। जैसे इधर राइट साइड में 4 इलेक्ट्रॉन है, इधर लेफ्ट साइड में, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इधर 4 OH है, इधर 4 OH है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इधर 2 H2O है, इस 4 में से 2 कट जाएगा तो कितना H2O बच जाएगा, 2 ठे। अब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2H2, ठीक है, प्लस O2 इक्वल टू आपका बच जाता है केवल 2H2O। क्या बच जाता है, 2H2O। तो देखिए वैक्यूम सेल में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का दहन करते हैं तो जो हमारी ऊष्मीय ऊर्जा होती है, उस ऊष्मीय ऊर्जा को तो हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में हमको उत्पाद क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। इस प्राप्त जल का ताप कितना होता है, 100 डिग्री सी, जिसे ठंडा करके हम लोग क्या कर लेते हैं, जो साइंटिस्ट रहते थे वहां पे अपोलो और जेमिनी नामक क्या होते अंतरिक्ष कार्यक्रम में, वह इसका सेवन करते थे। क्या करते थे, और चूंकि इस सेल का अंतिम उत्पाद जल बनता है, इसलिए इस सेल के द्वारा किसी प्रकार का क्या होता है, किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता है, और इसके द्वारा उत्पन्न विभव जो होती है 1 वोल्ट की होती है। क्या होती है, 1 वोल्ट की होती है। तो नीचे इसमें लिख लेंगे कि इस सेल के द्वारा उत्पन्न विभव 1 वोल्ट का होता है, 1.0 वोल्ट लिख लीजिए, वोल्ट का होता है, ठीक है। इस सेल में अंतिम उत्पाद H2O होता है, जिसका ताप 100 डिग्री सी होता है, 100 डिग्री सी होता है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग अपोलो व जेमिनी नामक अंतरिक्ष कार्यक्रम में किया गया था, ठीक है। चूंकि इस सेल का अंतिम उत्पाद जल होता है, इसलिए इससे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता है। ईंधन सेल के लाभ, ईंधन सेल के लाभ, क्या बेनिफिट्स है ईंधन सेल का। बेनिफिट ईंधन सेल का क्या है कि प्रदूषण मुक्त होती है। दूसरा आपका इसका लाभ है कि लगातार ईंधन के दहन से कभी मृत नहीं होती है। और तीसरा इसका लाभ है कि यह सेल 70 डिग्री सी से 140 डिग्री सी ताप तक कार्य करती है। और लास्ट लाभ है कि इसकी दक्षता 70% होती है, यानी इसकी कार्य करने की क्षमता जो होती है कितनी होती है, 70% होती है। यानी प्रदूषण मुक्त होगी, लगातार ईंधन का दहन करेंगे तो यह सेल कभी नष्ट नहीं होती है। और क्या होती है, ये जो हमारा टेम्परेचर वायुमंडल का होता है उसमें 70 से लेकर 140 डिग्री सी तक अगर टेम्परेचर होता है तब भी यह सेल नष्ट नहीं होगी, और इसके कार्य करने की क्षमता जो होगी वो कितनी होगी, 70% होगी। इतना नोट कर लीजिए।